हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। आपने देखा होगा कई दफ़े चलता फिरता हंसता खेलता आदमी अचानक से चल बसता है, क्योंकि उसे एक ऐसी साइलेंट बीमारी होती है जिसके बारे में उसे नहीं पता होता। और हम भी सरप्राइज होते हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता होता। तो क्या ऐसी ही कोई साइलेंट बीमारी हमारे बैंक्स को हो गई है और उसके बारे में सिर्फ बैंक के डॉक्टर्स को ही पता है? इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए पहले मैं कुछ इवेंट्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो आपने सुना होगा और मैंने भी कई बार आपके साथ शेयर किया है कि पीएसयू बैंक्स में मर्जर एंड कंसोलिडेशन होने की खबर आ रही। गवर्नमेंट ने भी कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली ही कहा है और कई इसको लेकर चेंजेस किए गए हैं। उसमें से एक ये है कि जो उनके नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उसमें से एक अब लेटरल एंट्री से आ सकता है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज से आ सकता है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि इस कंसोलिडेशन मर्जर को आसानी से किया जा सके। दूसरा, अगर हम देखें, हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाढ़ सी आ गई है इंडियन बैंक्स में। आज से पहले कभी भी एक साथ इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे बैंक्स में नहीं आए। रिसेंटली आपने कई ऐसी बैंक्स के बारे में सुना होगा और ये इसलिए भी सरप्राइजिंग है क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े एमएनसी बैंक्स हैं वो तो इंडिया को छोड़कर जा चुके हैं या जाने वाले हैं। तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो जो रेट कट्स किए गए, 1% का आरबीआई ने रेट कट किया, वो सरप्राइजिंग था। किसी भी इकोनॉमिस्ट ने इसको प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा रेट कट होगा। सबके लिए वो एक सरप्राइजिंग रेट कट था। लेकिन मार्केट्स अगर आप देखें तो उसने इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लिया और कई लोगों का ऐसा कहना है कि रेट कट्स अननेचुरल हैं। और क्यों ऐसा कहते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये तीन जो डेवलपमेंट्स है इसके बारे में आपको पता है, लेकिन एक जो है वो अगले 1-2 दिन में आएगा और एक शायद इस साल के अंत तक आए। वो डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं और फिर हम समझेंगे कि इन सब का कनेक्शन क्या है और कैसे ये बैंक्स की साइलेंट बीमारी से रिलेटेड है। तो आज का अगर आप अखबार देखेंगे तो उसमें खबर है कि हमारा सीपीआई, जो कि एक इन्फ्लेशन का पैरामीटर होता है, वो 10 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, 0.5, जो कि अगर आप इन्फ्लेशन को एज देखें और उसे महंगाई से कोरिलेट करके देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि इतना सीपीआई में फॉल हो सकता है। लेकिन अब 1-2 दिन में ही ये खबर आएगी और इसी से रिलेटेड एक और खबर है जो कि सरप्राइज आपके लिए नहीं होना चाहिए कि एक और आरबीआई का रेट कट शायद अगली पॉलिसी में आए दिसंबर से पहले। तो आखिर इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है और क्या इसका साइलेंट बीमारी से, बैंक्स की साइलेंट बीमारी से रिलेशन है, और क्या उस बीमारी का जो सल्यूशन, जो इलाज है, वो सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर ही दे सकता है? इसके बारे में बात करते हैं और पूरा माजरा समझते हैं। तो अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री को ट्रैक कर रहे हैं तो 2023 और 2024 तक अगर हम देखें तो बैंक्स ने अंधाधुंध लोन बांटे। उनकी क्रेडिट का ग्रोथ 22-23% के करीब चल गया और इसमें बैंक्स भी हैं, एनबीएफसीज में है, माइक्रो फाइनेंस भी है। और हम जानते हैं दोस्तों, जब भी इस तरीके से अंधाधुंध लोन्स बांटे जाते हैं तो वही होता है जो होना चाहिए, यानी कि डिफ़ॉल्ट्स, और एक के बाद डिफ़ॉल्ट्स होने शुरू हो गए। ऐसा लगता है कि हमने 2008 में जो इस तरीके से अंधाधुंध लोन बांटे थे और उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट हुआ था उससे कोई लेसन हमने नहीं सीखा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ इन्वेस्टर को दिखानी है, हर किसी को अपना टारगेट पूरा करना है और इस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में शॉर्ट टर्म में ग्रोथ तो हमें देखने को मिल गया, लेकिन उसका जो नुकसान है वो अभी तक हम झेल रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो हुआ जो छोटे छोटे लोन्स, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो बांटती हैं। तो जो छोटा कस्टमर होता है, छोटा लोन लेता है 5,000 10,000 का, वो सीधा बैंक से डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो क्या होता है, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के पास आता है
माइक्रो फाइनेंस कंपनी उस पैसे को जो है बड़े बैंक से लोन पे लेती है। तो बेसिकली बैंक्स डायरेक्टली छोटे जो कर्जदार हैं उनको लोन नहीं दे सकता, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी को देता है, और माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो छोटे इन्वेस्टर्स को देती है। और जो वो छोटा लोन लेने वाला जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट जब डिफ़ॉल्ट करता है तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कैश लॉस्ट हो जाता है, और जब उसका लोन डूबता है माइक्रो फाइनेंस का, तो बैंक का भी लोन डूबता है। ये सिंपल रिलेशन पूरे जो सिस्टम में रहता है। अब देखिए, लोन प्रोविजनिंग जो है बैंक्स की, वो 3 ईयर हाई पे पहुंच गई। इसमें पीएसयू बैंक्स भी हैं और प्राइवेट बैंक्स भी हैं, और 29 बैंक्स का जो प्रोविजनिंग है वो 12% बढ़ गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि बैंकों का पैसा डूबा, प्रोविजनिंग में स्टक हो गया या एनपीएस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि लॉस ऑफ कैपिटल। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो बैंक्स में एफडी करता है, सेविंग्स बैंक में पैसा रखता है, वो हर्षद मेहता बन गया। उसे लगा कि उसने मार्केट को डिकोड कर लिया है, और उसे एफडी फिक्स डिपॉजिट जो है एक गाली की तरह लगने लगी। अगर कोई उसे कहता कि भाई इस स्कीम में लगाओ, ये लेस रिस्की है, ये गारंटीड रिटर्न देती है, जो 8-9% रिटर्न देती है, उसे एक गाली लगने लगी। और अगर कोई उसे ये कह दे कि भाई मार्केट में थोड़ा संभल के चलो, ज़्यादा पैसे मत लगाओ, थोड़ा कैश को प्रिजर्व करके रखो, तो उसे वो ट्रोल करने लगा। और इसका परिणाम वही हुआ जो होना है, यानी कि पोर्टफोलियो में भारी लॉसेस। तो रिटेल इन्वेस्टर की हालत ऐसी हो गई कि सेविंग्स बैंक में ना उसके पास पैसा है, ना एफडी में पैसा है, दूसरी तरफ जो उनका पोर्टफोलियो है उसमें भारी लॉसेस चल रहे हैं। तो अब इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो बैंक्स को भारी नुकसान होने लगा। एक तरफ उनके डिपॉजिट्स में फॉल होने लगा, यानी कि बैंक के पास जो सेविंग्स बैंक और जो एफडी में जो पैसा आता है उसमें कमी आने लगी। दूसरी तरफ उनके डिफ़ॉल्ट्स बढ़ने लगे, और जब डिफ़ॉल्ट बढ़ने लगे तो उनकी जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें भी डिप आने लगा। कई बैंक्स ने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लोन देना कम कर दिया, और कई बैंक्स ने लोन देने के क्राइटेरिया को और भी स्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये जो सिचुएशन बनी, ये परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर बनती हुई दिख रही है। अब मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर हम पिछले अक्टूबर का डेटा शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं 1 साल में देखूँ तो डिपॉजिट ग्रोथ जो है, बैंक में जो डिपॉजिट हम करते हैं उसमें 9.5% का ग्रोथ हुआ। पिछले साल अगर हम देखें तो ग्रोथ 11.7% था, और अगर हम सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर का देखें तो 5.8% का ग्रोथ हुआ, और पिछले साल इसी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में देखें तो 6.5% था। तो ग्रोथ, जो डिपॉजिट का ग्रोथ हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट में पिछले साल से इस साल अक्टूबर तक कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, फ्लैट है। तो आप देख रहे हैं कि डिपॉजिट भी उस तरीके से नहीं आ रहा है और क्रेडिट में ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा है। और इन्हीं कारणों से अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हुआ था, और इसीलिए उसका स्टॉक प्राइस अगर आप नोट करेंगे तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो जानते हैं कि इस बैंक की क्या प्रॉब्लम है, और बैंक ने खुद कहा है कि हमारे पास अभी हमें कैश की ज़रूरत है, और इस वक्त हम इसलिए लोन कम दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैश कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अब बैंक वाले आपको फ़ोन करके ये नहीं कहते कि लोन ले लो भाई साहब, लोन ले लो। अब वो कहते हैं भाई एफडी कर लो, हमारे यहाँ अकाउंट खोल लो, हमारे यहाँ कैश रख लो। एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड्स का जो AUM है वो 3 गुना बढ़ा है, 300% राइज। सारा पैसा वहीं जा रहा है, जबकि बैंक्स में डिपॉजिट ग्रोथ जो है 70% सिर्फ राइज हुआ है। तो कहाँ डिपॉजिट ग्रोथ इज 70% एंड म्यूचुअल फंड में जो AUM ग्रोथ है दैट इज 300%। तो इस सब का परिणाम वही हुआ जो होना था, यानी कि बैंक्स में लिक्विडिटी की क्राइसिस आ गई। बैंक्स के पास पैसे कम हो गए। भाई अब बैंक को तो पैसा देना ही है, बैंक डूबेगा तो देश डूबेगा। तो आरबीआई ने इस खतरे को भांपा, क्योंकि आरबीआई के पास सारा डेटा आता है। उन्होंने $16 बिलियन का लिक्विडिटी इंजेक्ट किया, जो ओमो ऑपरेशंस होते हैं और भी कई तरीके होते हैं, बॉन्ड खरीद के बेच के वो लिक्विडिटी को कम करते हैं या बढ़ाते हैं। आरबीआई के पास बहुत सारे टूल होते हैं। साथ ही उन्होंने रेपो रेट और
उस पर भी कटौती की। तो ये करीब जो लिक्विडिटी इंजेक्शन अगर आप देखें जो आरबीआई ने किया, करीब 1.4 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्ट किया। और कई तरीके की थ्योरी दी गई कि जी कुंभ मेले की वजह से लिक्विडिटी कम हो गई है। मैंने तो कभी नहीं सुना, कुंभ मेला तो हमेशा ही होता है हमारे देश में, कभी भी नहीं सुना। तो इस तरीके की बातें होने लगी, लेकिन फैक्ट ये था कि बैंक एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहे थे। साथ ही अगर आप देखिए तो बैंक का जो कासा है, जो सेविंग्स बैंक और करेंट अकाउंट जो होता है वो गिरने लगा। देखिए बैंक्स के पास सबसे जो सस्ता पैसा जो होता है वो सेविंग्स बैंक का अकाउंट या करंट बैंक का अकाउंट था। करंट बैंक अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, सेविंग्स बैंक में 2.5% के करीब दिया जाता है। अब सोचिए इतने सस्ते रेट पर बैंक के पास पैसा आता है और बैंक उस पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को 12, 14, 15, 20% पर लोन देता है। तो आप देख रहे हैं कितना उसको मार्जिन होता है। अब उसके पास पैसा जब नहीं आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसे बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। यानी कि जो पैसा उसको 2% पे मिल रहा था वो बाहर में जाकर उसे 7-8% पे लेना पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट बैंक के फाइनेंशियल्स पर देखने को हमें मिलेगा। तो अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड AUM और बैंक डिपॉजिट का रेशियो अगर हम देखें तो 12% से बढ़ के 32%, यानी कि 12% से बढ़ के 32% हो गया है। तो अभी भी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नहीं नजर आ रही है। मैंने आपके साथ शेयर किया कि कितने कदम उठाए गए, लेकिन बैंक्स की हालत सुधरती हुई नहीं लग रही है और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक में देखने को मिला, इंडसइंड बैंक में देखने को मिला। और जब बैंक्स अपने टारगेट नहीं पूरा कर पाते, कुछ जो उन्हें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो उसे छिपाने लगते हैं। जैसा कि इंडसइंड बैंक में हमने देखा, उन्होंने जो गलती की उसको बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये सारा मैटर अब बैंक्स के सर्वाइवल का हो गया है। अब आगे अगर लिक्विडिटी की क्राइसिस आई तो कौन देगा और कितना लिक्विडिटी आप देंगे, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसका अब इम्पैक्ट ये है कि बैंक्स की ओनरशिप जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथों में दे दो, जो लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर सके। अब हमारे देश में अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में तो कई लोग आते हैं, लेकिन वो किसी बैंक को रेस्क्यू क्यों करेंगे, और रेस्क्यू करेगा भी अगर कोई ओनरशिप वहाँ लेगा भी तो मुझे नहीं लगता उस बैंक में कोई पैसे रखेगा। तो इसका एक ही सल्यूशन है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को बैंक की ओनरशिप दे दो, क्योंकि उनके पास पैसा है। अब क्वेश्चन ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडियन बैंक्स में को क्यों खरीदेगा। वो तो दुनिया का कोई भी देश में कोई भी बैंक खरीद सकता है, और हमारे देश का बैंक क्यों खरीदेगा जब ऑलरेडी यहाँ पर बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वो छोड़ के जा चुके हैं या जाने वाले हैं। हम जानते हैं RBS उसमें, सिटी बैंक उसमें, डॉयचे बैंक भी अब जाने वाला है। तो वो क्यों लगाएगा, तो वो तभी लगाएगा जब उसके लिए एक अनुकूल परिस्थिति बना दी जाएगी, जो कि अब बनाई जा रही है। तो क्या चेंजेस किए जा रहे हैं उनको ल्योर करने के लिए कि आप आइए हमारे बैंक्स को खरीदिए। और दोस्तों आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ऐसे 3 बैंक्स की खबरें आई। उसमें एक यस बैंक है, एक IDFC बैंक है और RBL बैंक है, जिसमें 3 जो हैं अलग अलग देशों के इन्वेस्टर आ रहे हैं जिनके डीप पॉकेट्स हैं। तो क्या चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स आएँ और हमारे बैंक्स में इन्वेस्ट करें। और जो PSU बैंक का कंसोलिडेशन हो रहा है वो भी शायद इसीलिए हो रहा है कि आप बैंक्स को एफिशिएंट बना दें और बनाकर इतना बड़ा कर दें कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर आकर उसमें इन्वेस्ट करे। क्योंकि आप जानते हैं कि वो जिस तरीके से हमारे जो PSU बैंक्स ऑपरेट करते हैं, कोई फॉरेन इन्वेस्टर ऑनबोर्ड होना नहीं चाहेगा जब तक कि उसमें ऐसे चेंज किए जाएं जिससे उन्हें ज़्यादा ऑपरेशनल फ्रीडम मिले। तो क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं आइए देखते हैं। तो रेगुलेशंस को लूज़ किया जा रहा है, थोड़ा उन्हें ढीला किया जा रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़्यादा ओनरशिप इसमें हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि जो फॉरेन बैंक्स होते हैं उन्हें बैंक्स में इंटरेस्ट देना पसंद नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट लेना पसंद है। यानी कि वो नहीं चाहते कि हम 6-7% FD में इंटरेस्ट दें, 2.5-3%
जो है सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट दें, वो नहीं चाहते हैं। तो इसका क्या सलूशन है? इसका एक ही सलूशन है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उन्हें कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इसलिए वो आने का उनको लालच होगा और लगभग वैसी सिचुएशन बनती हुई हमें दिख रही है। तो अगर आप देखें 1% का रेट कट आरबीआई ने पहले किया और अगर आप देखेंगे तो कोई भी इकोनॉमिस्ट ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था, ये एंटिसिपेट नहीं किया था। इसे अननेचुरल रेट कट कहा जा रहा है। अब अननेचुरल क्यों कहा जा रहा है वो आगे हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन अभी देखिए अब जो डेटा आ रहा है जिसका मैंने जिक्र किया कि सीपीआई की फिगर्स कहा जा रहा है कि 10 साल के लोएस्ट लेवल पर सीपीआई आ गया, 0.5% सीपीआई आ गया है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जब इन्फ्लेशन कम होता है, उसका डेटा जब इन्फ्लेशन सपोर्ट करता है तभी आप इंटरेस्ट रेट को ड्रॉप कर सकते हैं। तो क्या ये 0.5 इसलिए किया जा रहा है कि आरबीआई और फर्दर रेट कट कर सके और कोई क्वेश्चन मार्क ना उठाए? क्या इसी वजह से किया जा रहा है? कई लोगों का ऐसा मानना है। अब देखिए इसमें अननेचुरल क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में एक कनेक्शन होता है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन को आप कम कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट भी गिरना चाहिए। अब देखिए जब अगर इन्फ्लेशन गिर रहा है तो इंटरेस्ट रेट को भी गिरना चाहिए, एक नेचुरल कनेक्शन होता है। लेकिन एक और नेचुरल कनेक्शन होता है बॉन्ड यील्ड के साथ। तो जब इन्फ्लेशन गिरता है तो इंटरेस्ट रेट गिरता है और साथ में बॉन्ड यील्ड भी गिरता है, तो ये तीनों एक साथ रहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन गिर गया है, तो अगर गिर गया है तो फिर बॉन्ड यील्ड भी गिरनी चाहिए। अब आपने 1% कट किया, उसका बेसिस क्या था कि इन्फ्लेशन गिर गया है, तो हमने 1% रेट गिर गया है, तो 1% इंटरेस्ट कम हो गया है, तो बॉन्ड यील्ड भी गिरना चाहिए। लेकिन क्या बॉन्ड यील्ड गिरा है? अगर आप देखिए फरवरी में आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% रेट कट किया, लेकिन बॉन्ड यील्ड नहीं गिरा, 6.16% से 6.51%। यानी कि मार्केट का ये मानना है कि आप जो इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हो और इन्फ्लेशन को कम दिखा रहे हो वो उससे एग्री नहीं कर रहा है। आसान भाषा में समझें तो ये क्या है? ये है कि इंटरेस्ट रेट को ज़बरदस्ती गिराया जा रहा है ताकि फॉरेन बैंक्स आएँ और हमारे बैंक्स में इन्वेस्ट करें और उन्हें कम जो इंटरेस्ट जो सेविंग्स बैंक में देना पड़े। इसको ऐसे डिकोड किया जा सकता है। अब इस सब का इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब आपको अगर सेविंग बैंक में कम इंटरेस्ट मिलेगा और एफडी में कम मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आप बैंक में पैसा रखेंगे नहीं, फिर आप ज़्यादा रिटर्न के लिए रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा यार यहाँ रख के पैसा क्या फ़ायदा, कम से कम वहाँ 6-7-8% तो मिले, तो आप उसमें पैसा लगाएंगे। अब इससे क्या होगा कि इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में एक बार फिर फ्लो बढ़ना शुरू होगा। लेकिन इक्विटी मार्केट तो तभी बढ़ेंगे ना जब इकॉनमी में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, और इकॉनमी में अगर ग्रोथ देखने को मिलेगी तो बैंक्स भी ग्रो करेंगे। तो अल्टीमेटली सब कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। इसलिए हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां हमें बहुत सावधानी के साथ पैसे कहाँ रखने हैं, कहाँ लगाने हैं, इसके बारे में सोचना है। तो इसमें मैं एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप बैंक्स के स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ एडवेंचरस मत बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उसको चेक करिए। और मेरा सजेशन है कि स्टिक टू बिगर बैंक्स, उसी में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो सबसे लास्ट में अगर कुछ होगा तो सबसे लास्ट में उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। छोटे बैंक्स में अगर आप लगा रहे हैं कम लगाइए और हो सके तो अवॉइड करिए। दूसरा कि कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बड़ा रिटर्न कमाने से पहले ये सोचिए कि क्या मेरा कैपिटल सेफ है या रिस्की है। कैपिटल का सेफ होना ज़्यादा ज़रूरी है बड़े रिटर्न कमाने से। अब भाई दोस्तों मार्केट की बात कर लेते हैं कि आज का मार्केट हमें क्या बता रहा है। तो अगर हम आज का डेटा देखें तो बहुत ही बोरिंग सा डेटा है, और इसमें जो खास बात ये है कि आज मार्केट वेट एंड वॉच मोड में रहा। कोई बड़ी पोजीशंस हमें
नहीं बनती हुई दिखी। अगर आप देखिए तो आज निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट है करंट मंथ में वो सिर्फ 742 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड हुए, जबकि 2 दिन से मार्केट्स ग्रीन में रहे, यानी कि पीपल आर इन वेट एंड वॉच मोड। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 50-50 ही रहा, कोई खास वहाँ पर बढ़त नहीं देखी। ज़्यादातर पैरामीटर्स फ्लैट हैं और चार्ट में भी कोई खास बदलाव नहीं है, छोटी सी आज मूव थी और ये बस मार्केट अपना डायरेक्शन पता करने की कोशिश कर रहा है। 11 नवंबर को सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग है बिहार की, उसके फीडबैक का वेट कर रहा है। अगर आपने आज नोट किया होगा मार्केट्स हायर लेवल पर सस्टेन नहीं हुए, वहाँ से एक थोड़ा सेल ऑफ होता हुआ हमें दिखा, तो मार्केट्स थोड़े नर्वस लग रहे हैं, वेट एंड वॉच मोड पे लग रहे हैं और थोड़ा और इनपुट्स का वेट कर रहे हैं। तो आज के मार्केट में कुछ खास नहीं है, कल हम और भी डिटेल में मार्केट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और आप क्या सोचते हैं हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।